गुड मॉर्निंग ऑल। प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का सेशन है ये पहले हम स्किल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली सरल भाषा में अगर हम समझें कि कौशल क्या होता है बच्चों, तो कौशल का मतलब होता है किसी भी चीज को का हुनर, किसी भी चीज को बहुत अच्छे से करना। जैसे एक बच्चे ने बोला कि किसी भी चीज को करने की काबिलियत। माने एक सिंपल उदाहरण देती हूँ मैं आपको। आप सबने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को काम करते देखा होगा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए आपने राजमिस्त्री को देखा होगा जो एक दीवार बनाते हैं। वो बड़े अच्छे से स्टाइल से ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, फिर गारा लगाते हैं, फिर उसको गारा मतलब सीमेंट का जो माल रहता है, रेत और सीमेंट का, वो लगाते हैं। फिर उसको नापते हैं साहुल सूत्र से कि वो सीधा है कि नहीं। ये सारा करके दीवार बना लेते हैं। आप खड़े खड़े देखते हैं तो आप सोचते होंगे ना कि ये कौन सा बड़ा काम है। ईंट के ऊपर ईंट रखा, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने रेत सीमेंट का माल रखा, फिर ईंट रखा और फिर उसको कन्नी से हमने उसको सीधा कर दिया, लो दीवार बन गई। तो मैं आपसे कहती हूँ चलो राजमिस्त्री को हटाते हैं और अपन मिलके एक कमरा बनाते हैं। क्या हम सीधी एक दीवार भी बना पाएंगे? हम नहीं बना पाएंगे शायद, है ना, क्योंकि हमारी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि प्लम्बिंग का काम है, नल का काम हो रहा है, तो बड़े मामूली काम होते हैं, नल टपक रहा होता है। लेकिन जानते हैं जिसको नल के बारे में पता नहीं होगा, जिसको उसकी हुनर नहीं होगी, उसके लिए वो नल ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे किचन में पिछले 7 दिन से पानी टपक रहा है और प्लम्बर नहीं मिल रहा मुझे। तो मैं चाहे मैंने पीएचडी भी कर ली हो किसी और विषय में, लेकिन मैं उतना सा काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास उस काम की स्किल नहीं है। तो इसी तरह से अगर मैं उस राजमिस्त्री को बुला लूं और उस प्लम्बर को बुला लूं और बोलूं कि चलो बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाते हैं हम केमिस्ट्री का, तो क्या वो पढ़ा देंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनको उस काम में एक्सपर्टीज नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है कि हर वो काम जिसमें हम एक्सपर्टीज हासिल कर लें, जिसपे हम महारत हासिल कर लें, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्किल कहलाते हैं। एक बच्चे ने कहा था कि स्किल का मतलब विकास। स्किल का मतलब विकास एक तरह से है। किसका विकास है? स्किल का ही विकास। स्किल का विकास माने कौशलों का हम विकास करें तो वो स्किल डेवलपमेंट कहलाता है। मेरे ख्याल से बच्चे समझ गए होंगे अब कि हम स्किल किसको कहते हैं। किसी भी काम को करने का हुनर, किसी भी काम को अच्छे से करने का, है ना। हम उसको, अच्छा हम किसी काम को अच्छे से कब करेंगे बताइए? हमको हुनर कैसे हासिल होगी? जवाब दीजिए कोई भी, बताइए। हमको महारत कैसे हासिल होगी किसी भी काम को? मैम प्रैक्टिस करने से। वेरी गुड। किसने कहा ये प्रैक्टिस की बात? अंकिता गौतम। वेरी गुड। अंकिता के लिए हम क्लैप करते हैं। वेरी गुड। अंकिता ने बहुत अच्छी बात कही। आप सबने वो दोहा सुना होगा बचपन में, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। मतलब कि एक पत्थर पे एक मामूली रस्सी, हम जानते हैं ना कि रस्सी कितनी नाजुक होती है और पत्थर कितना कठोर होता है, लेकिन जब रस्सी को हम बार बार पत्थर पे धीमे धीमे रगड़ते जाते हैं तो उस पत्थर पे भी रस्सी उस पत्थर को काट के निशान बना सकती है। तो स्किलफुल बनने के लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि उसकी हम प्रैक्टिस करते जाएं। जो भी स्किल हमें अपने अंदर डेवलप करना है उसकी हम प्रैक्टिस करते जाएं। धीरे 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 हमें उसमें महारत हासिल हो जाएगी। तो ठीक है, तो आज हम, अभी हमने समझ लिया स्किल क्या होते हैं, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्किल की डेवलपमेंट की, कि स्किल को डेवलप कैसे किया जा सकता है। तो स्किल डेवलपमेंट क्या है, कौशल का विकास क्या है? तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्किल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग स्पेसिफिक स्किल्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव व्हेन यू परफॉर्म अ टास्क। तो बिल्कुल सरल भाषा में आप इसको समझिए कि स्किल डेवलपमेंट क्या है। स्किल डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? अपने आप को इम्प्रूव करने की। इम्प्रूव करने की मतलब बेहतर करने की। अपने आप को हम
बेहतर करते जाएं, किसमें, किसी भी पर्टिकुलर स्किल में, एक विशेष स्किल जो हम अपने अंदर विकास करना चाहते हैं उसमें हम जैसे जैसे माहिर होते जाएंगे, टू बी मोर एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब हम बहुत उस काम को अच्छे से, काबिलियत से हम कर पाए, और इफेक्टिव माने असरदार ढंग से। हम किसी भी काम को जब हम बहुत अच्छे से और असरदार ढंग से हम कर पाएंगे किसी भी कार्य को, तो हम उसमें महारत हासिल कर लेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट होना, स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस होना कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे स्किल हैं, कौन से ऐसे स्किल हैं जो कि हमें अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्किल, अब चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, काम की, स्किल के साथ जुड़ा हुआ क्या है, टास्क। किसी भी कार्य को करने में महारत होती है तो टास्क जुड़ा हुआ है। अब वो काम कौन करवाना चाहेगा, भाई हम उस काम को कब करवाना चाहेंगे, करना चाहेंगे दो परिस्थितियों में। पहली परिस्थिति ये रहेगी जब हम अपना शौक पूरा कर रहे हो, जब हमें अपना शौक पूरा करना हो, या दूसरा जब हमें उसको अपनी आजीविका बनाना हो, मतलब उससे हमें पैसे कमाने हो। तो अब हम जब स्किल से पैसा कमाना चाहेंगे तो हमारी जो स्किल है वो किसके अनुसार होनी चाहिए, जो हमें उसके पैसे देगा। मतलब अगर हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री ओनर हमें क्यों पैसे देगा, अगर हम अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं, हमने अपना एक वर्कशॉप बनाया है और उसमें हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें किसके अनुसार बनाना होगा, जो हमारे खरीदार होंगे, जो हमारा प्रोडक्ट लेंगे। तो कुल मिला के ये कि हमें दूसरे के अनुसार हमको ये काम करना पड़ेगा। तो वो कौन से स्किल हैं जो हमें प्रोफेशनल लेवल पे, प्रोफेशन माने जब हम किसी जॉब को करते हैं, हम बाहर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके हमको पैसे मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। तो उस प्रोफेशन के लिए हमको कौन से स्किल चाहिए। जितेंद्र जी एक बार नेक्स्ट पे आइएगा। इसके भी आगे ये वाला 5 और आगे जी ये वाला नहीं जी ये, इसको हम ध्यान से देखें पहले कि टॉप 5 स्किल क्या हो सकते हैं जो एम्प्लॉयर देखता है। एम्प्लॉयर माने जो हमें पैसे देगा, जो हमको नौकरी देता है, वो क्या 5 मेन स्किल्स होते हैं जिन तो वो चाहते हैं। अगर बच्चों आपके पास पेपर पेन है तो कॉपी पेन उठा के ये पांचों को लिख, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप लिखिए क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब होता है समालोचनात्मक चिंतन, सम आलोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन। लिख लिया, इसको भी मैं बताती हूं क्या है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा क्या है इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, सम धन आलोचना, आलोचना माने किसी भी चीज को पारखी नजर से देख के उसकी कमियों को निकालना और खूबियों की भी आलोचना करना। मतलब जब हम खूबियों को भी निकाल के देखते हैं तो उसको हम समालोचना कहते हैं। सम आलोचना जिसमें हम उसकी कमियां और खूबियां दोनों बराबर देखें। अब जैसे उदाहरण के लिए हम मोबाइल के इस्तेमाल की बात करें, या मान लीजिए हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात करें, तो सोशल मीडिया पे जब मैं आपसे कहूंगी कि समालोचनात्मक ढंग से चिंतन करें, तो मुझे सोशल मीडिया की कोई 2 खूबियां बताइए। कोई भी 2 लोग माइक ओपन करके बताइए, सोशल मीडिया के इस्तेमाल की खूबियां क्या है, क्या खासियत है और क्या उससे लाभ है, बताइए। कुछ भी चीज सर्च करें तो अपन को पता चल जाता है, नॉलेज मिल जाता है। वेरी गुड। दूसरा, अपने किसी भी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं आगे सोशल मीडिया के थ्रू। वेरी गुड, दोनों पॉइंट बहुत बढ़िया बताया आपने कि हम या तो बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं, मतलब आप कम समय में
आप सोशल मीडिया पे डाल देंगे तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी तत्काल ही। दूसरा आपने बताया कि सोशल मीडिया का फायदा ये है कि हमको एक क्लिक पे दुनिया भर की जानकारियां हमारे पास मिल सकती हैं। अब मुझे 2 नुकसान भी बता दीजिए फटाफट, 2 नुकसान बताइए फटाफट क्या है। एडिक्शन, वेरी गुड, एडिक्शन, गुड। दूसरा ऑल नॉलेज मिलता है। रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, कितनी अच्छी बात बताई आपने। भ्रम, दोनों बातें बड़ी अच्छी आपने बताई कि एडिक्शन का खतरा है। और आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत सारे बच्चों को इसका एडिक्शन है, सोशल मीडिया, घंटों बैठे बैठे सर्फिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने बताया कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन, हमको बहुत सारी भ्रामक जानकारियां मिल जाती है। तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एनालिसिस, जहां आपने 2 उसके फायदे बताए और 2 उसके नुकसान बताए। तो हर चीज को, हर बात को समालोचनात्मक ढंग से परखना, मतलब उसकी खूबियां देखना और साथ में उसकी कमियां देखना। जब आप दोनों की परख करना सीख जाते हैं तो इसको हम कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप जब काम करने निकलेंगे, जब आप कोई स्किल आपको आजमाना होगा तो कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हम राजमिस्त्री का काम देखते हैं, चलो वो एक कमरा बना रहे हैं, ठीक है। अब कमरा बनाने में एक दिक्कत ये आ गई कि जब वो दीवार बना रहे थे, उसकी नींव बना रहे थे, तो एक बहुत बड़ा चट्टान आ गया मिट्टी के साथ में। अब उनको उस चट्टान को तोड़ के नींव बनाना है ना, तो गहरा जमीन में गड्ढा करके नींव बनाना है। तो अब वो चट्टान को कैसे तोड़ेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसी क्या होगी, हर कदम कदम पे छोटी छोटी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैंने आपको प्लम्बर का उदाहरण दिया था कि मान लो उसने, प्लम्बर ने नल ठीक करने के लिए नल खोला और इतने में पाइपलाइन फट गई, तो अब पानी का बहाव आ रहा है, तो तत्काल आपको सोल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं एक्सटेम्पोर। ये तो मैं छोटे छोटे उदाहरण दे रही हूँ। जब आप स्किल में प्रोफेशनली जा रहे हैं तो अचानक समस्या आ जाती है। अब यदि समस्या आ गई और आप बैठ गए लेके कि यार इसका मैं क्या करूं, ये तो प्रॉब्लम है, इसका तो हल ही नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है ना, ये कुंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, क्योंकि हमारा फियर हावी हो जाता है, हम डरने लगते हैं। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, इसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज है कि क्या आपने आज तक कोई ऐसा ताला देखा है जिसमें चाबी नहीं होती हो? ऐसा तो कोई ताला बनता ही नहीं है जिसकी चाबी ना हो। ऐसे ही कोई समस्या दुनिया में नहीं है जिसका हल ना हो। हमको करना क्या पड़ता है, आप मुझे बताइए। अच्छा, आपकी गाड़ी की चाबी कभी खो जाती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, वहां खड़े होकर रोना शुरू कर देते हैं कि अब तो मेरी गाड़ी चालू नहीं होगी। ऐसा हम करते हैं क्या? नहीं करते। हम तत्काल क्या करते हैं, अपने दोस्तों से चाबी मांगते हैं, तेरी चाबी दिखाना, उससे ट्राई करके देखते हैं मेरी गाड़ी चालू होती है कि नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग चाबियां ट्राई कर करके देखते हैं कि हमारा ताला उससे खुल रहा है कि नहीं। यही समस्या का हल ढूंढने के लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि आप डिफरेंट हल, जो भी आपको सूझ रहे हो, आप अपनी समस्या को एनालाइज करिए। समस्या को एनालाइज करने के बाद आप उस पे हल आजमा के देखिए। नहीं हुआ, मान लीजिए हल, उस आपने जो सोचा उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, अब दूसरा सोल्यूशन निकालिए, उसको ट्राई करिए। जैसे हम करेंगे ना, ताले में चाबी डालेंगे और खोल के देखेंगे, ऐसे ही समस्या का हल, ये हल एक ऑप्शन निकल गया तो दूसरा किया, वो ऑप्शन भी नहीं हुआ तो तीसरा किया, तो आपको हल इसका जरूर मिलता है। तो इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये जो हमारे अंदर ये जो हुनर आ जाती है ना कि समस्या का हल ढूंढने की टेंडेंसी, आप अच्छा नोटिस करिएगा, 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो समस्या का पहाड़ बना देंगे कि इसका तो हल ही नहीं मिल सकता, ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। और कुछ लोग होंगे जो तत्काल हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हल ढूंढने की कोशिश कौन करेगा, जिसके अंदर वो स्किल होगी और इसको डेवलप किया जा सकता है। मैं, जैसा आपने बोला ना, शुरू में ही मैंने पूछा था स्किल कैसे डेवलप करेंगे, तो आप ही लोगों ने बोला था प्रैक्टिस करके, है ना। तो ये जितने स्किल की हम बात कर रहे हैं, ये किसी के अंदर गॉड गिफ्टेड नहीं होती, कुछ लोगों में होती भी है, लेकिन हम ज्यादातर मामलों में इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है,
तो पहला जो हमने देख रहे हैं हमारे उसमें, आप उसमें पीपीटी में देख पा रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक पहली स्किल है जो हमारे एम्प्लॉयर को चाहिए हमारे अंदर, है ना, कि हम घड़ी घड़ी अपने एम्प्लॉयर के पास पहुंच जाएगी, सर ये प्रॉब्लम आ गई, इसका तो हल ही नहीं मिलेगा, तो वो हमको नौकरी पे रखेगा क्या? नहीं रखेगा। हमें हल ढूंढना आना चाहिए, है ना। दूसरा हम देख रहे हैं टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। टीम वर्क क्या होती है? जब आप सब मिल के काम करें। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी आप करेंगे, यहां नहीं, आपके ग्रुप में आप करना, कि आपको एक कुर्सी है, उसको कमरे के एक कोने में ले जानी है, ठीक है। तो अब आप क्या काम करना, वो कुर्सी 3 लोग उठा के ले जाएंगे। अब तीनों उठा के अलग अलग दिशा में खींचेंगे, तो क्या वो कुर्सी कहीं जाएगी? कहीं हिला पाएंगे आप उस कुर्सी को? नहीं हिला पाएंगे, क्योंकि 3 लोग उसको अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। लेकिन जब तीनों मिलके उसको एक दिशा में ले जाएंगे, तो यूं चुटकियों में वो कुर्सी या टेबल कमरे में जहां भी आप चाह रहे हैं वहां पहुंच जाएगी। तो टीम वर्क क्या होती है? टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन क्या होती है? जब हम बाकी लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, जब उनके साथ चलते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, तो ही हम कोई काम अच्छे से कर पाते हैं। अगर कोई और आपकी टीम का इंसान कुछ और काम कर रहा है, हम कुछ और काम कर रहे हैं, दूसरा कुछ और काम कर रहा है, तो और हम सब ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो कभी भी हम उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते। हाँ, एक दूसरी चीज होती, कोलैबोरेशन क्या होता है? जैसे मान लो कि हमको एक टेबल को एक कमरे के कोने में ले जाना है, लेकिन टेबल के ऊपर बहुत सारा भारी भारी सामान भी रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप लोग 3-4 लोगों को इकट्ठा करिए, सबको एक एक सामान दे दीजिए कि लो भाई तुम ये सामान ले जाओ, तुम ये सामान ले जाओ, तुम ये सामान ले जाओ। इसको कहते हैं कोलैबोरेशन, कि सबके साथ मिलके हमारा टास्क वही है कि टेबल और टेबल के सामान को कमरे के एक कोने में पहुंचाना है, लेकिन हम क्या करेंगे? सब मिलके काम करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि एम्प्लॉयर को जो हमें नौकरी दे रहा है उसको हमारे अंदर ये गुण चाहिए कि हम टीम को साथ लेके काम कैसे कर सकते हैं। तीसरा, प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। इसमें क्या आता है? प्रोफेशनलिज्म माने आप व्यवहारिक रहें, आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को अपने कार्य क्षेत्र में ना ले जाएं, प्रोफेशनल रहें। तो इसमें क्या होगा? उस काम के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपसे जो मांगा जा रहा है, आप उसको करें। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को आप अगर वहां ले जाएंगे तो एम्प्लॉयर परेशान हो जाएगा कि हमें आपके पारिवारिक समस्याओं से हमें क्या मतलब, मुझे तो भाई काम चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये प्रोफेशनल एंड वर्क एथिक्स क्या होती है? भाई आप वहां पे बेईमानी नहीं करेंगे, भाई कोई आपको क्यों नौकरी पे रखेगा? आपको उसने ढेर सारा कीमती सामान, कीमती औजार दे दिए हैं काम के लिए, और आपने उसको जिम्मेदारी से नहीं रखा, ध्यान से आपने इस्तेमाल किया, उसको प्रॉपर जगह में नहीं रखा, वो सामान चोरी हो गया, तो उसका तो नुकसान है। तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स क्या है? कि वहां पे जो मुझसे अपेक्षित है मैं वो काम करूं, सत्यनिष्ठा से काम करूं, अपने वैल्यूज को रखते हुए काम करूं, है ना। तो ये एक चीज कहलाती है प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। तो ये आपको आपके अंदर होना चाहिए। उसके अलावा लीडरशिप क्वालिटी माने आपको कुछ लोगों के बीच में, जैसे आप लोग अपनी क्लासों में पढ़ते हैं, तो आप में से कुछ लोग होंगे जो अपनी क्लास में मॉनिटर होंगे। क्या हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं जो मॉनिटर हैं? बताएं मुझे कैमरा ऑन करके, कुछ लोग अगर अपनी क्लास के मॉनिटर हैं तो। हाँ मैम, मैं हूँ। आप मॉनिटर हो? क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, हम भी हैं। आप भी? यस मैम। ओके ओके। तो ये मॉनिटर ये बात जानते हैं कि हमको क्लास में कैसे करना होता है। हमको एक भीड़ को मैनेज करना होता है, हमारी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैनेज करना होता है, उनके और टीचर्स के बीच की हमको कड़ी बनना पड़ता है। बच्चों की बात हमें उन तक ले जाना पड़ता है और टीचर्स की बात हम बच्चों तक ले जाते हैं। फिर आप बच्चों को लेके चलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है,
या हमें इस तरह से काम करना है, हमें क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो ये चीज क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, जब आपकी बात एक बड़ा ग्रुप माने और आपको अपना मुखिया बना के चले, तो ये चीज होती है लीडरशिप क्वालिटीज। तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय में ये चाहता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी हो। ऐसे ही अगला जो आप देख रहे हैं वो क्या है, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। मतलब आप बोलने में भी महारत हासिल हो आपको और लिखने में भी आपको महारत हासिल हो। मतलब आप किसी भी काम को, देखो ये किसी एक प्रोफेशन का मैं नहीं कह रही हूँ, एक जनरल जो स्किल मार्केट है जिसमें बहुत सारे स्किल लोगों को चाहिए, वहां किन किन कौशलों को मांगा जाता है। तो कई स्किल ऐसे हैं जहां पे वर्बल कम्युनिकेशन, जो आप बातचीत कर रहे हैं ना, संचार, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात करते हैं, तो ये संचार कहलाता है। तो ओरल संचार माने मौखिक रूप से संचार करना, और लिखित भी, कि भाई आपको बहुत सारे लेटर्स भी बनाने होते हैं, लिख के कम्युनिकेट करना होता है। तो रिटन स्किल्स भी आपके पास, रिटन कम्युनिकेशन, आपको मेल करने होते हैं। और रिटन कम्युनिकेशन तो आजकल हम लोग को बहुत अच्छा आता है, हम फटाफट व्हाट्सएप पे करते हैं कि नहीं। तो व्हाट्सएप पे जो हम लिख लिख के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन, है ना। तो हमें इसमें महारत हासिल होनी चाहिए। तो ये 5 स्किल हैं जो स्किल मार्केट में हमारा एम्प्लॉयर हमसे उम्मीद करता है। सर अब पिछले वाले पे आ जाइए जितेंद्र जी, और पहले आ जाइए, जो हमारा पहला ही था इंट्रोडक्शन वाला जी, ये वाला। इसमें अब आप देखो, वो तो थे कि एम्प्लॉयर को कौन से स्किल चाहिए, और ये वो स्किल हैं जो आपको वोकेशनली या प्रोफेशनल लाइफ में आपके बहुत काम की होंगी। वो स्किल क्या है, उसमें मेजर 3 स्किल्स हैं मेजर। ये 3 मेजर स्किल्स कैसा है, जैसे पहला आप देख रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग, दूसरा है कोलैबोरेशन, तीसरा है कम्युनिकेशन। अब क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, क्या किसी को पता है क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? किसी को पता है क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? हाँ, एनीबडी? नहीं, किसी ने हैंड रेस किया है? मैम अपनी रचनात्मक सोच जो होती है उसे कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। वेरी गुड, रचनात्मक, अलग वे से हाँ वेरी गुड, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं? अलग वे से सॉल्व करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम अलग वे से सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आप सब पेपर पेन उठा लीजिए और प्रॉमिस करेंगे मुझे कि आप गूगल पे या यूट्यूब पे देखेंगे नहीं, क्योंकि मुझे आपकी रचनात्मक सोच देखनी है, ठीक है। तो आप लोग पेपर पेन उठा लीजिए, एक छोटी सी एक्टिविटी मैं दे रही हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। अब ये पेपर पेन उठा के हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं, आप सबको ये पेज मेरा दिख रहा होगा, हमको ऐसे 9 डॉट्स बनाने, दिखाई दे रहा है ये 3 डॉट्स हैं, उसी के नीचे 3 डॉट्स और ऐसे, और उससे भी नीचे 3 डॉट्स, ये ऐसे हमको 9 डॉट्स बनाने, ठीक है। ये 9 डॉट्स बना लिए। अब इन 9 डॉट्स को आपको 4 लाइनों से काटना है, 4 लाइनों से इन सारे डॉट्स को मिलाना है, समझ लीजिए। लेकिन कंडीशन ये है कि कोई भी जो लाइन है, आप एक तो पेन नहीं उठाएंगे, ठीक है। आप जब लाइनों को, सब डॉट्स को मिलाएंगे तो पेन नहीं उठाएंगे और रीराइट नहीं करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, क्रॉस कर सकते हैं। चलिए 2 मिनट का टाइम आपके पास, आप ये वाली एक्टिविटी करके देखिए। और कंडीशन वही है, चीटिंग कोई नहीं करेगा, गूगल कोई नहीं करेगा। चलिए शुरू करते हैं हम। जितेंद्र जी, आप से रिक्वेस्ट है कि ये वाली एक्टिविटी आप व्हाइट बोर्ड पे करके दिखा सकते हैं वहां पे। जी मैम, जी मैम, एक मिनट।
अभी हम 1 मिनट का टाइम बच्चों को देते हैं, फिर आप करके दिखाइएगा। थोड़े बड़े कर लीजिएगा। क्या कोई बच्चा कर पाया है? अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकता है यदि कोई कर पाया है, और नहीं तो हम सर को देखेंगे कि सर कैसे कर रहे हैं। मैम स्टार्ट करें। 1 मिनट पूछ लेते हैं, क्या किसी ने किया है अभी तक? क्या कोई कर पाया है तो आप दिखाएंगे कैमरा ऑन करके। कंडीशन वही है, लाइनें 4 होनी चाहिए और पेन उठाए बिना, और ओवरराइट नहीं होना चाहिए। मैम हमने कर लिया। मैम मैंने कर लिया। करना मैम ऐसा कार में लाइनें कितनी है? मैम देखो, मैम हमने कर लिया। हाँ, लाइनें गिनी है आपकी, देखो ज्यादा हो रही है। अच्छा चलो, नहीं देखो, हाँ बीच का डॉट छूट गया बेटा। नहीं छूटा नहीं, डॉट का लाइन वैसे मिली नहीं इसमें ऐसे। हाँ। नहीं तो कितनी हो गई देखिए ना, एक लंबी नीचे, फिर एक नीचे मिलाई 2, फिर 3 4, फिर 5 लाइनें हो गई, है ना। चलिए अब हम सर का देखेंगे। सर जी बताइए। मेरा हो गया। चलिए आप मिलाइएगा, है ना, सर कैसे बना रहे मिलाइएगा। इसमें तो बहुत सारी लाइनें हैं बेटा। मैम स्टार्ट करें। जी सर, जी सर। बीच में ऐसे साइड में। हाँ देखो 2 लाइनें हो गई। होने का वेरी गुड। और अब ये 4। गुड। सर के लिए क्लैपिंग हो जाए। वेरी गुड। तो अब आप लोग और टाइप से भी तो हो सकता है ना। हाँ, ऑनलाइन स्टार्टिंग करें, ऑनलाइन टाइप से भी हो सकता है ना। आपने जैसे भी किया उसको अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हम जो कहना चाह रहे हैं ना, जो हम देखना चाह रहे हैं, हमने क्रिएटिव थिंकिंग के साथ में ये एक्टिविटी क्यों की, उसके लिए एक सिंपल बात देखो बेटा, कि ये जो 9 डॉट्स हैं, सर उसको दिखाइएगा स्क्रीन पे एक बार। ये जो 9 डॉट्स हैं, इसको जब हमने मिलाया है, तो आप देखिए, आप सबने अभी तक जितने लोगों ने भी मुझे दिखाया, उनने क्या दिखाया, हमने उन डॉट्स को एक डिब्बे के रूप में मिला दिया, है ना। एक डॉट से दूसरे डॉट को एक डिब्बे में ही रखा। लेकिन जब हम डिब्बे में रख के करते हैं तो वो लाइनें नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ आप देखिए, सर ने बाहर से शुरू किया, नीचे से शुरू करके डॉट्स मिलाए, फिर ऊपर से साइड में भी जब लेके गए तब भी वो बॉक्स से बाहर लेके गए। इसको हम कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। क्या कहते हैं इसको? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। जी थैंक यू सर। मतलब बॉक्स बाहर निकल के सोचना, ये चीज कहलाती है क्रिएटिव थिंकिंग। ये तो एक सिंपल एक्टिविटी थी बच्चों, आपको ये बताने के लिए कि आउट ऑफ बॉक्स कैसे सोचा जाता है। तो ये आप टाइम मिले तो बैठ के करिएगा। रचनात्मक सोच क्या होती है? जैसे हमारे अभी किसी बच्चे ने जवाब दिया था कि कुछ नया सोचना। पूरी दुनिया एक सी सोचती है, तो दुनिया एक ढर्रे पे ही चल रही होती है हमेशा। अभी तक तो हम गुफाओं से, पत्थर के गुफाओं से नहीं निकले होते। है ना, माइक बंद कर दो बेटा। तो
नया सोच कब आता है? जब हम लीक से हटके सोचते हैं। किसी ने तो कुछ नया सोचा होगा ना, छोटी छोटी सी नई बात जब हम सोचते हैं तो कोई नई चीज निकल के आती है। इसको हम कहते हैं रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कि एक सीमित सोच के दायरे से हटके कुछ नया करना, सोचना। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, नया कैसे सोच सकते हैं? तो 6 तरीके हैं जिससे हम क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। आप क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए आपकी सोच क्या होनी चाहिए? क्या हो अगर। आप हर चीज पे आप ये सोचेंगे क्या हो अगर, मतलब यदि हम कुछ ऐसा करें तो क्या होगा, क्या हो अगर हम ऐसा कर लें। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो कोई नई सोच निकल के आती है। तो नई सोचने के लिए सबसे जो कीवर्ड है वो आपके पास क्या होना चाहिए? क्या हो अगर। दूसरा, कोशिश करनी चाहिए कि सिंपल चीजों से, जो हमारे पास उपलब्ध बिल्कुल सिंपल चीजें, जैसे अभी आपने इस एक्टिविटी में देखा, क्या लगा आपको? कागज था, पेन है, और तीसरी कोई चीज नहीं चाहिए थी हमें। अच्छा, उसमें भी कागज पेन से भी हमने क्या लिया? सिर्फ डॉट्स और लाइन। तो सिंपल सिंपल चीजों से कुछ नया करने का सोचना चाहिए, इससे हमारी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है। तीसरी चीजें क्या होती है? बाउंड्रीज को तोड़ना। जैसे मैंने आपको बोला था, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, मतलब एक सीमा नहीं होनी चाहिए। सोच की कोई सीमा होती है क्या? सोच तो हम कहीं तक भी जा सकता है। मतलब सोच में तो आप 1 सेकंड में अभी ब्रह्मांड के किसी छोर पे जा सकते हैं। तो सोच की तो कोई सीमा ही नहीं होती। तो अपनी सोच को खोलना चाहिए, ठीक है? खुल के सोचो, सीमाएं हटाओ। अगला पॉइंट क्या होना चाहिए? डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न। किसी ने जरूर सोचा होगा पंछियों को आसमान में उड़ते देख के कि मुझे भी उड़ना है। सोचा होगा कि नहीं? जब उसने ये सोचा होगा कि पंछी कैसे उड़ते हैं, तो आपको पता है क्या, जब हवाई जहाज की खोज हुई है उससे पहले क्या हुआ? जानते हैं, लोग बड़े बड़े पंख, चिड़ियाओं के पंख इकट्ठा कर लेते थे और उन पंखों की रस्सी बांध के बड़े से पंख बनाते थे और उसको पहन लेते थे, और पहन के बड़े से चट्टान से नीचे कूदते थे कि ताकि हम उड़ें। बहुत सारे लोगों ने इसमें जान गंवाई है, हाथ पैर भी तोड़े हैं। लेकिन वो जो नई सोच थी, उसकी ही वजह से राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की खोज की, और आज हम सब आसमान में उड़ सकते हैं, और तो और अंतरिक्ष के बाहर भी जा सकते हैं, अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं, पृथ्वी की सीमाओं से बाहर जा सकते हैं। तो ये कब हुआ होगा? जब किसी ने सपना देखा होगा। हम जागती आंखों से जो सपना देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? दिवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग की टेंडेंसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं तो हम शेख चिल्ली बन जाएं। इतना भी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डे ड्रीमिंग की आदत, नया सोचने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा कभी कभी अकेले बैठना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग तभी आती है जब हम अकेले अपने दिमाग के साथ होते हैं। जब हम दोस्तों के साथ होते हैं, जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं, तो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग ब्लॉक हो जाती है ना? हम दूसरों को कॉपी करने लगते हैं। हमारी थिंकिंग कहाँ आई? सोशल मीडिया पे देख के आप नई नई बातें सीखते हैं, लेकिन वो आइडिया किसका होता है? दूसरे का। हमें हमारा आइडिया सोचना चाहिए, इससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है, ठीक है? तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो पहला जो था क्रिएटिव थिंकिंग, उसमें क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, इमेजिनेशन, आपको कल्पनाशील होना पड़ता है कि आप कल्पना करिए, जो आप नया कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसकी कल्पना करिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आपको बताई दी। सुपर पावर क्रिएटिविटी विथ कंपैरेटिव जजमेंट। इसमें क्या होता है? सुपर पावर क्रिएटिविटी कब आती है आपके अंदर? जब आपके अंदर ना जजमेंट वाली पावर हो, काबिलियत हो, कि आप चीजों को तत्काल जज कर सके कि अच्छा ये इसमें डिफरेंस है। आप याद कीजिए, हम कई बार कॉमिक्स में और अखबारों में एक वो आता है, छोटा सा एक पिक्चर बनी होती है, 2 पिक्चर बने होते हैं, और उसमें बोलते हैं कि फटाक से 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर 6 डिफरेंस निकाल के बताओ, 1 मिनट के अंदर 10 डिफरेंस निकाल के बताओ। तो ये आपके अंदर ये जो एक्टिविटी होती है ना, बिल्कुल छोटी सी एक्टिविटी होती है, लेकिन वो हमारे ब्रेन को बहुत पावरफुल करती है। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि दोनों में
क्या अंतर है। तो दिस इज कॉल्ड सुपर पावर क्रिएटिविटी विथ कंपैरेटिव जजमेंट। ठीक है, अब हम दूसरे स्किल पे आते हैं। ये सारी जो थी ये क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर आती है, जितनी बातें मैंने बताई है किसमें आती है, क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर आती है। उसके बाद है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है, जब हम साथ में मिलके काम करते हैं। अब साथ में मिलके काम करने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंट वर्ड तो आपने सुना है कि कोई कितना इंटेलिजेंट है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंट को जोड़ देते हैं पढ़ाई से। ऐसा नहीं है, पढ़ाई करने वाला हाई स्कोरर होता है, वो इंटेलिजेंट होता है, जरूरी नहीं है। और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट जो है वो बहुत अच्छे नंबर लाता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंस एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस माने हम भावनाओं के साथ में कितने अच्छे से समझ सकते हैं, भावनाओं को अपनी भी और दूसरे की, और उनको सिर्फ समझ ही नहीं सकते, उसको समझते हुए हम व्यवहार कैसे कर सकते हैं, ये चीज होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद है टीम वर्क। टीम वर्क पे मैंने बात कर ही ली। देन अगला पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी होती है अनुकूलन। आपने तो पढ़ा है सबने, 9th में साइंस में पढ़ा है अनुकूलन। मछली पानी में रहने के लिए क्या क्या अनुकूलन कर लेती है बताओ, उसकी बॉडी पे स्केल होते हैं, ठीक है, उसके पास तैरने के लिए पंख होते हैं, और पानी की धार को काटने के लिए उसका मुंह ऐसा शार्प होता है ना। तो ये सब उसकी बॉडी की एडेप्टिबिलिटी है। कमल का पत्ता जो होता है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से सड़ता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक ग्रीस की कोटिंग होती है पत्ते के ऊपर, है ना। ऐसे ही रेगिस्तान में नागफनी उगती है, आपने वहां भी देखा उसने क्या अपनाया होता है, उसका तना जो होता है, जो पत्ता दिखता है वो पत्ता नहीं होता, वो तना होता है। तना जो है पानी को रोक लेता है, और पत्ते जो है वो पानी का क्षय रोकने के लिए कांटों में बदल जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एडेप्टिबिलिटी, माने परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेना। ये एक बहुत बड़ी स्किल है कि आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां की परिस्थिति कैसी है, उस परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना। दिस इज कॉल्ड एडेप्टिबिलिटी। ठीक है, थर्ड चीज जो है वो क्या है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन माने संचार, हमें बातचीत करनी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ऐसा भी होता है कि हमें बातचीत करना अच्छे से नहीं आती है। हम लोग को, कई लोगों को बोलने की आदत नहीं होती, और कई लोगों को बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, जब आप सीमित बोलें लेकिन सही बोलें, ठीक है, टू द पॉइंट बोलें, और जो उस समय की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बोलें। ऐसा बोलें जिससे आपको नुकसान ना हो, ऐसा बोलें जिससे दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी स्किल है। इसके अंदर क्या क्या आता है, एक्सप्रेशन, अपने आप को अभिव्यक्त करना। अब आप कुछ और सोच रहे हैं, आपको कुछ और आता है, लेकिन आप यहाँ वो बात बता नहीं रहे हैं क्योंकि आपका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, तो क्या सामने वाला समझ पाएगा। तो एक्सप्रेशन कहाँ आता है, जब आप अच्छे से चीज को जानिए और उसको अच्छी तरह से प्रकट कीजिए। जो समझाना है वही समझाइए, ठीक है, जो आप फील कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझा के बोलिए, दूसरे को हर्ट भी ना हो, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, अपने आप को व्यक्त करना। लैंग्वेज, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप किसी फॉर्म में काम करते हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आपका जो क्लाइंट है उसको सिर्फ जापानी भाषा आती है। अब वो कुछ समझ पाएगा, आपको नहीं समझ पाएगा। तो आपको अपने आप को व्यक्त करने के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास अपनी भी भाषा होनी चाहिए, साथ में जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसकी भाषा की समझ भी होनी चाहिए। तो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको आनी चाहिए। आपकी आवश्यकता के अनुसार दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लैंग्वेज भी हम सीख सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि एट ए टाइम आज 5 लैंग्वेजेस को एफिशिएंटली सीख सकते हैं। ठीक है, देन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है, एम्पैथी होती है समानुभूति। समानुभूति का मतलब क्या है, जैसे हमने समालोचनात्मक चिंतन किया था,
ऐसे ही समधन अनुभूति, अनुभूति माने महसूस करना, सम माने समान, किसके समान महसूस करना, सामने वाले के समान, ठीक है। ये महसूस करना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, इसको हम कहते हैं समानुभूति। आपका दोस्त है, आपके दोस्त के पैर में चोट आ गई है, ठीक है, आपने देखा उसको बहुत गहरी चोट आ गई है, खून निकल रहा है, तो आपको बहुत दया आ गई, आप तुरंत गए दौड़ के, आपने मरहम पट्टी कर दी, क्रीम लगा दिया, साफ कर दिया, डिटॉल से पट्टी बांध दी। ये चीज क्या थी, सहानुभूति, सिंपैथी, आपको उस पे दया आई, आपने उसके साथ उसकी मदद कर दी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी ही चोट आपको कुछ दिन पहले लगी थी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये अभी क्या दर्द महसूस कर रहा है ना, तो उसको हम कहते हैं समानुभूति। तो ये महसूस करना कि सामने वाला कैसा फील कर रहा होगा, इस गुण को हम कहते हैं समानुभूति। और इसको हमें हर कदम पे हर किसी के साथ इस बात को सोच के चलना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक और एग्जांपल देती हूँ, आप गए और आपकी फ्रेंड का बर्थडे है, आपने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मम्मी ने आपको मना कर दिया, जोर से डांट के बोल दिया कि जाओ अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं नहीं दे सकती, और ऐसा करके आपको बहुत बुरा लग गया, आप जाके रोने लग गए, आपको मम्मी पे नाराजगी भी हुई कि देखो मेरी फ्रेंड का बर्थडे, मुझे गिफ्ट देना था और मम्मी ने मुझे डांट दिया। लेकिन आपने जब देखा धीमे से कि मम्मी चुपचाप से कमरे में जाके अपना पर्स खोल के पैसे गिन रही है और उसमें पैसे तो बहुत कम है, तब आप समझ पाएंगे ना कि मम्मी ने क्यों मना किया, क्योंकि मम्मी के पास पैसे ही नहीं थे, तो मम्मी ने क्यों मना किया होगा। तो जब हम मम्मी की जगह खुद को रख के देखते हैं, मम्मी को अभी महीना भी चलाना है, मम्मी के पास और भी खर्चे हैं, तो आपको तो एक फ्रेंड का बर्थडे मनाना है, पर मम्मी को तो सारे बच्चों और परिवार की जरूरतों को देखना है ना। तो इस चीज को कहते हैं समानुभूति, जब हम खुद को मम्मी की जगह रख के देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मम्मी को क्या करना चाहिए, आपकी जगह खुद को रख के देख रही होंगी ना मम्मी, तभी तो जाके पैसे देख रही हैं कि यार उसको अपने दोस्त को कुछ गिफ्ट देना है, तो बेचारे बच्चे को कैसा लग रहा होगा। तो जब हम रिश्तों में हम जब दूसरे की जगह खुद को रख के देखते हैं, इस गुण को हम कहते हैं समानुभूति। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। उसके बाद अगला जो स्किल है वो है असेसिंग द स्पोकन वर्ड व्हाट वी नो। आपको जो कुछ भी आता है वो आपको बताते आना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें बहुत कुछ आ रहा होता है लेकिन हमको उसके लिए प्रॉपर, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते, है ना। तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट सर, इसके पहले वाला, हाँ ये। अब स्किल एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, हम इतनी सारी बातें कर क्यों रहे हैं, तब से हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं। व्हेन डन राइट स्किल डेवलपमेंट कैन रिड्यूस, जब हम सही काम करते हैं या सही ढंग से स्किल डेवलपमेंट करते हैं तो क्या होता है, इट कैन रिड्यूस अंडर एम्प्लॉयमेंट, इससे बेरोजगारी खत्म होती है। जब हमारे यहाँ स्किल्ड होंगे बहुत सारे लोग, तो हर काम को बहुत महारत से कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ेगा, है ना। जब उत्पादन बढ़ेगा तो सामान आएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का हमारा रहन सहन इंप्रूव हो जाएगा। हम सब के पास में हमारे इस्तेमाल के लिए बहुत सारा सामान होगा हमारे जरूरी, तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। इन्वेस्टिंग इन अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पीपल फॉर द जॉब ऑफ द फ्यूचर मेक्स इकोनॉमिक सेंस। जब हम लोगों के स्किल को और बढ़ाएंगे, अपग्रेड करेंगे, उनको दोबारा से नई नई चीजें सिखाएंगे, तो जब हमारी ग्रोथ होगी, हमारी फर्म की ग्रोथ होगी, तो देखते देखते हमारे पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। जो हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आज, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे ये सारे फायदे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सर,
हाउ टू डेवलप स्किल। अब हमने इतनी सारी बातें तो कर ली, कौन कौन से स्किल चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के क्या फायदे हैं, ये भी सब हमने सुन लिया। तो अब हम जल्दी से ये सुन लेते हैं और कि हम कैसे करें अपने स्किल का विकास, हम कैसे करें। तो पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की क्या मतलब है कि जैसे आपको मान लीजिए कि सिलाई का काम सीखना है, तो सबसे अच्छा होता है कि टेलर मास्टर के साथ बैठ जाओ, टेलर मास्टर के साथ उसको असिस्ट करने लगो। अगर मम्मी बहुत अच्छा सिलती हैं तो मम्मी की मदद करने बैठ जाओ और मम्मी के साथ छोटे छोटे काम करना सीखो। ऐसा ही करते करते आप किसी हुनर को सीखते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, जब हम किसी काम को किसी एक्सपर्ट के साथ करते हैं प्रैक्टिस, तो हमें उसमें महारत हासिल हो जाती है। स्किल वर्कशॉप, ऐसी कई वर्कशॉप्स होती हैं जहां पे स्किल डेवलपमेंट आपको सिखाया जाता है। तो ऐसे वर्कशॉप्स करिए, जहां भी आप देखें कि कहीं भी शॉर्ट टर्म कोर्स हो रहे हैं, कहीं पे सिखाए जा रहे हैं, वहां पे आप वर्कशॉप्स अटेंड करिए और नई नई हुनर सीखिए। सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप खुद के लिए एक मौका निकालते हैं और आगे बढ़ के उस काम को खुद कर करके सीखते हैं। वही करत करत अभ्यास के, है ना। तो आप खुद उसको करके सीखते हैं तो भी आप डेवलप होते हैं। और फॉर्मल कोर्स एंड क्वालिफिकेशन, आपको फॉर्मल क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं, कोर्सेज भी कर सकते हैं। अब ये आज जितनी हमने कवायद करी, हम जितनी बातें कर रहे हैं, इसका पर्पस यही है कि आपके स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं। 9th के बाद वोकेशनल कोर्स हैं, 2-2 साल के कोर्स होते हैं। 9th और 10th में आप वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं, आप पता करिएगा आपके स्कूलों में होते हैं ये। उसके अलावा आप 11th 12th में भी 2 साल का कोर्स कर सकते हैं, या आफ्टर 12th भी आप ये वाले स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा बाहर भी कई जगह शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के साथ में कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से फॉर्मल कोर्सेज के साथ या क्वालिफिकेशन के हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें डिग्री या डिप्लोमा हासिल करके भी हम अपने आप को स्किलफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट, 6 ways to improve your skill and knowledge। अपने स्किल और अपने ज्ञान को बढ़ाने के शॉर्ट 6 तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में सुन लेंगे। ट्रेनिंग कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स, जैसा मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया, ट्रेनिंग कोर्सेज कर लें हम उसका, या वर्कशॉप अटेंड कर लें। फाइंड अ मेंटर, कोई मेंटर ढूंढ लें, कोई ऐसा जो गाइड हो, जो उस काम में पहले से ही पारंगत हो। जैसा मैंने आपको बोला था कि टेलर के पास चले जाइए, या मम्मी को आता है तो मम्मी से सीख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपसे ज्यादा उस हुनर को जानता है उसको हम कहेंगे मेंटर अपना, है ना। इसको मेंटरशिप कहते हैं। तो मेंटर के को ढूंढिए और उससे उस काम को सीखिए। ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपने देखा होगा कि आप कोविड के समय तो आप और छोटे रहे होंगे, लेकिन कोविड के टाइम पे बहुत सारे काम लोगों ने यूट्यूब देख देख के सीख लिए घर पे रहते हुए। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज जो मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास, उससे भी हम यूट्यूब पे तो ढेर सारी चीजें हैं जिससे हम नई नई चीजों को सीख सकते हैं। वॉलंटियरिंग, वॉलंटियरिंग मतलब किसी की मदद करिए, उस काम में जुड़ जाइए और उस काम को थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। तो वॉलंटियर माने वहां आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको उनकी सिर्फ मदद करनी पड़ेगी, बदले में आप उस हुनर को सीख पाएंगे। वीडियो कंटेंट, आपके पास में बहुत सारी चीजों का, जैसे ऑनलाइन रिसोर्स है उनके बहुत सारे वीडियोस भी उपलब्ध होते हैं, तो उनसे भी आप सीख सकते हैं। वेबिनार, जो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी आप तमाम चीजों को जो मैं आपको बता रही हूँ या जो आने वाले सेशन में भी आपको पता चलेंगे, ये सब आप किस में सीख रहे हो, वेबिनार से। तो ऐसे वेबिनार्स के थ्रू भी हम चीजों को सीख सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट पे वेबिनार्स होंगे तो हम स्किल सीख जाएंगे। ठीक है, अच्छा, सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं अपना अभिवादन करता हूँ और बहुत खुशी की बात है कि हमारा ये 4th सेशन चल रहा है इन सीरीज ऑफ करियर गाइडेंस एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन। मेरा यहाँ पे आप सभी से ये अनुरोध है कि जो भी आप लोगों की डिमांड है सब्जेक्ट को लेकर के या किसी भी तरह की करियर गाइडेंस को लेकर के,
तो वो आप हम लोगों को बताते रहिए। और यहाँ पे ईमेल भी आप कर सकते हैं और मैसेजेस भी दे सकते हैं। आज सबसे पहले तो अंकुश मैडम अगर हैं तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके कंट्रीब्यूशन से बहुत अच्छे से ये सारी गतिविधियां संचालित हो पाई हैं करियर गाइडेंस की खास तौर पे। थैंक यू और सर। तो थैंक यू मैम फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड हेल्प, बिकॉज एक वाइडर ऑडियंस को हैंडल करने के लिए और उन तक रीच आउट करने के लिए आपका जो विजन है और आपने जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है हमारे स्टूडेंट्स को, वो बहुत अच्छा है। और मैं चाहूंगा कि आगे भी आप हमारे साथ सतत बने रहें। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, आज हमारे साथ कोमिला मैडम हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी जुड़ गए हैं। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्किल डेवलपमेंट और जो स्किल्स इंडिया प्रोग्राम है उसके अंतर्गत बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज और इस तरह के एवेन्यूज हैं जो स्टूडेंट्स जो फॉर्मल या ट्रेडिशनल पढ़ाई करने के अलावा अगर बच्चे किसी और चीज में मन लगता है, जरूरी नहीं है कि 12th के बाद सब लोग बीएससी, एमएससी या बीए या बीकॉम ही करें। बहुत सारे दूसरे एवेन्यूज हैं जैसे अभी अंकुश मैडम ने बताया। और कोमिला मैडम चूंकि अभी जैसे राहुल ने उनके प्रोफाइल का वाचन किया, उनको बहुत सारे एक्सपोजर्स हैं अपार्ट फ्रॉम लाइक जस्ट आईटीआई, बट कि स्किल डेवलपमेंट जो है मिशन है इंडिया गवर्नमेंट का, उसके साथ हम कैसे अपनी एंटरप्राइज को बढ़ा सकते हैं। अपने जैसे आजकल बहुत बोला जाता है स्टार्टअप क्या है, तो स्टार्टअप भी यही है कि अपनी स्किल पर बेस्ड कोई ऐसा चीज स्टार्ट करें जिससे हम खुद ही उसको ओन भी करते हो, या हम हमारी खुद की ही एक तरह से बिजनेस है जिसको हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्किल पर बेस्ड, अपने एक्सपर्टीज पे बेस्ड। तो एक्सपर्टीज जरूरी नहीं है कि फॉर्मल डिग्री जो रहती हैं उसी के माध्यम से पढ़ाई हो सकती है। पढ़ाई के लिए हुनर भी सीखा जा सकता है और वो जो हुनर है उससे आप एम्प्लॉयबिलिटी भी है और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप भी है। तो दोनों तरह से आप लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये खासतौर पे उन पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पुलिस कर्मियों के लिए जो लोग चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा जो है आगे उसका पढ़ाई में बहुत मन नहीं लग रहा, फॉर्मल जो पढ़ाई रहती है उसमें, तो उसको आप इस दिशा में भी डाइवर्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फील्ड है और बहुत डिमांड है। जैसे जैसे हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर और स्किल बेस्ड एवेन्यूज हमारे डेवलप हो रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको बहुत ध्यान से सुने। और मैडम आज हमारे बीच में आई हैं तो मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हैं और हम लोग स्किलिंग वर्कशॉप्स लगातार कर रहे हैं। तो मैडम आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। और हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि न केवल फॉर्मल जो आईटीआई बेस्ड या स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसके लिए, बल्कि और जो योजनाएं हैं सरकार की, क्योंकि आप डिपार्टमेंट में बैठती हैं, तो उससे भी बच्चों को थोड़ा गाइड करें, बच्चों के पेरेंट्स को गाइड करें। और मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा विषय है। तो आज जैसे एक रखेंगे और उसके बाद हम लोग एक फॉलो अप ओपन हाउस और रखना चाहेंगे आपके साथ, ताकि ये जो है जो योजनाएं हैं योजनाओं के बारे में उस दिन हो जाए। और उसमें हम मैच्योर स्टूडेंट्स को भी बुलाएंगे जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हैं, और पुलिस कर्मियों को भी बुलाएंगे ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। बहुत सारे पेरेंट्स को बच्चों की चिंता रहती है कि अब वो आगे जाके क्या करेंगे अगर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो पर उसका किसी और चीज में किस चीज में मन लग सकता है, तो उसको दिशा देने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, परंतु मैं सभी हमारे जितने पार्टिसिपेटिंग दिशा लर्निंग सेंटर्स हैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग काफी इंटरेस्ट लेके इसमें शामिल हो रहे हैं। पर ये सब डिमांड जनरेटेड वर्क है। अगर आपकी जैसी डिमांड होगी वैसे ही हम उसमें केटर कर पाएंगे उस आप लोगों की नीड्स को, तो वो भी आप जरूर बताते रहिए।
और हमारे साथ अच्छे एडवाइजर्स जुड़ रहे हैं जो गवर्नमेंट से भी जुड़े हुए हैं, उनका एक्सपोजर लेवल बहुत ज़्यादा है। तो हम इसलिए बाहर से एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम इसका फायदा हो सके। तो मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपना समय और आप लोगों का समय नहीं लगाऊंगा। आप आगे मैडम अपना सेशन लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड जैसा कि सर ने कहा, डेफिनेटली हमारे पार्ट पे जितनी भी सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, आईटीआई में एडमिशन से लेके आईटीआई के बाद तक, इवन अपार्ट फ्रॉम आईटीआई भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जब बच्चे जुड़ सकते हैं स्किलिंग से, या जो ऑलरेडी स्किल्ड बच्चे हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनका सर्टिफिकेशन कैसे हो सकता है, इसको लेकर भी काफी सारी स्कीम्स हैं। तो सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कौशल विकास संचालनालय को। तो कौशल विकास की जब हम बात करते हैं, जैसे मैडम ने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया कि स्किल होता क्या है ना, स्किल्स क्यों जरूरी है। अंकुश मैम ने काफी अच्छा सेशन था उनका, उन्होंने ये समझाया। तो मध्य प्रदेश में कौशल विकास को युवाओं तक पहुंचाने का माध्यम है आईटीआई। आईटीआई जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो जो आईटीआई है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज स्लाइड्स अगर आगे करें, नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले स्किल क्यों जरूरी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्किल एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। आपको कोई चीज आती है, ठीक है, लेकिन वो क्या सिर्फ आना सफिशिएंट है या उसे हम एम्प्लॉयबल बना सके, वो इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयबल मतलब उससे किस प्रकार से धन का अर्जन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आपको कोई स्किल आती है तो पहले उस स्किल को कैसे रिफाइन किया जाए। जैसे किसी को सिलाई आती है, ठीक है, तो क्या आना सफिशिएंट है? नहीं, एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि कैसे होना चाहिए, कैसे उसको बेहतर कर सकें। तो स्किलिंग के माध्यम से हम आप में जो हुनर ऑलरेडी है उसको और रिफाइन करते हैं और बेहतर करते हैं, जो आपके लिए एक धन उपार्जन का साधन बनता है। हम आगे देखेंगे कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट ये सब भी प्रोवाइड करते हैं अपने आईटीआई में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो स्वरोजगार के अवसर हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं आईटीआई में, और कैसे हम इंडस्ट्रीज से युवाओं को जोड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे 3 प्रकार के कोर्सेज होते हैं। पहला होता है दीर्घ अवधि प्रशिक्षण, दूसरा होता है लघु अवधि प्रशिक्षण, और तीसरा होता है आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो जब हम लॉन्ग टर्म स्किलिंग मतलब दीर्घ अवधि प्रशिक्षण की बात करते हैं तो 6 महीने से 2 साल तक की जो ट्रेनिंग होती है उसे हम दीर्घ या लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग स्किलिंग में मानते हैं, जो कि हमारे आईटीआईज में होती है। हमारे आईटीआईज में 6 साल से लेकर 2 साल तक के 6 माह से लेकर 2 साल तक के कोर्सेज होते हैं, जो कि सीटीएस और डीएसटी होते हैं। तो सीटीएस और डीएसटी भी हम आगे जानेंगे कि क्या होता है। बेसिकली जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं जहां पे बच्चे पूरी ट्रेनिंग आईटीआई में ही लेते हैं, वो होते हैं सीटीएस कोर्सेज। और डीएसटी कोर्सेज होते हैं जहां पे बच्चे आईटीआई में पढ़ते हैं, बेसिक जो उनका प्रैक्टिकल है वो भी वो आईटीआई में करते हैं, लेकिन उनका जो एडवांस प्रैक्टिकल है वो सीधे इंडस्ट्रीज में करते हैं, जिससे कि उनका जो कोर्स ड्यूरेशन है, 1 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है, वो कोर्स ड्यूरेशन में ही इंडस्ट्री कार्य का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होते हैं लॉन्ग टर्म स्किलिंग जो कि हम आईटीआईज में करते हैं। इसके बाद होती है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। तो आप लोगों ने पीएमकेवीवाई या एमएमकेएसवाई का नाम सुना होगा। पीएमकेवाई के बारे में जानते हैं आप लोग? नाम सुना है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, किसी ने सुना है? चलिए ठीक है, कुछ हैंड्स रेज हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 3-3 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स में होते हैं। तो कैसे 3 माह में आपके पास ऑलरेडी आपके पास कुछ हुनर है, लेकिन आपको एक उसका सर्टिफिकेट चाहिए और उसके कुछ तकनीकें चाहिए कि जब हम उसको प्रोफेशनली करते हैं तो हम कैसे करेंगे। एक कुम्हार एक घड़ा बनाता है, लेकिन अगर उसको मार्केट में बेचना है तो उसकी कैसे हम ब्रांडिंग करेंगे, उसको कैसे और सुंदर बनाएंगे, कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे कि वो और बेहतर बिक पाए। तो ये चीजें हम शॉर्ट टर्म स्किलिंग में करते हैं कि जो आपको ऑलरेडी आता है उसकी बेहतर स्किलिंग हम कैसे करते हैं, वो हम अपने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में करते हैं। ये 80 घंटे से 500 घंटे तक के होते हैं। एमएसएमई, क्रिस्प है, शासकीय आईटीआई में भी ये होता है, और कई हमारे प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके माध्यम से भी हम शॉर्ट टर्म स्किलिंग कराते हैं। नेक्स्ट हमारा है आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग।
इसमें जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं युवा या जो सालों से काम कर रहे हैं, कोई बढ़ई है जो सालों से काम कर रहा है, कोई कारपेंटर है जो सालों से काम कर रहा है, अब वो अपना जो करंट व्यवसाय है वो छोड़कर आप उससे कहें कि 1 या 2 साल के लिए आईटीआई में आके सीखो, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि उन्हें हुनर ऑलरेडी आता है लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट स्किलिंग की जरूरत होती है, थोड़ी सी प्लेटफॉर्म स्किल की जरूरत होती है, कुछ डोमेन स्किल्स में जरूरत होती है, कुछ अपडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं जो शायद वो अपने उसमें लगाए तो और बेहतर उसका प्रोडक्शन हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट और बेहतर हो सकता है। तो इस तरह के लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आरपीएल में हम उनके लिए 2 दिन या 1 सप्ताह या 15 दिन की ट्रेनिंग उनके स्किल लेवल के हिसाब से उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं तथा उनका सर्टिफिकेशन करते हैं। तो ये 3 मेजर टाइप ऑफ स्किलिंग है जो एज ऑफ नाउ मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में हो रही है। कौशल विकास विभाग जो है वो उसका नोडल विभाग है। तो आईटीआई में 6 माह से 2 साल के कोर्सेज, लघु अवधि प्रशिक्षण में हमने देखा कि पीएमकेके है, पीएमकेवीवाई है, ये शॉर्ट टर्म स्किलिंग होती है, और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मतलब जो आपको ऑलरेडी आता है उसे और बेहतर कैसे किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के स्किलिंग कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद हम आते हैं कि एक विभाग का एक परिचय कि आईटीआई जो होते हैं वो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है। क्राफ्ट्समैन का नाम का मतलब समझ आता है, क्राफ्ट, जैसे कोई स्पेसिफिक क्राफ्ट आती हो तो उसकी फर्दर ट्रेनिंग कैसे करी जाए, तो ये कहलाता है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। नेक्स्ट आता है ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग बेसिकली एक जर्मन कंसेप्ट है। जैसे कि आप जानते हैं जब वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ट्रेनिंग तो ठीक है, तो बच्चा 1 साल ट्रेनिंग करेगा, उसकी जगह ट्रेनिंग के साथ ही वो इंडस्ट्री में भी चला जाए। कई बार क्या होता है, जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो हम काफी कुछ सीखते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो अगर हम 1 महीने की भी इंटर्नशिप कर लें या 15 दिन में किसी जगह जाके काम करें, तब समझ में आता है कि हम सीख रहे हैं वो एक जगह है, लेकिन एक्चुअल में क्या स्किल्स हैं जो हमें जॉब पे जाके समझ में आएंगी। तो यही चीजें जब वो आईटीआई के दौरान सीखता है तो वो ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग एक प्रोग्राम है हमारा, और इसमें हमारे कई औद्योगिक पार्टनर्स हैं अक्रॉस एमपी। हमारे 100 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनके साथ हमने एमओयू साइन किया है। तो हमारे बच्चे आईटीआई में आते हैं, पहले अपना बेसिक थ्योरी ट्रेनिंग लेते हैं, बेसिक प्रैक्टिकल टूल हैंडलिंग सीखते हैं, और जो एडवांस प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे इंडस्ट्रीज में करते हैं। 3 माह से लेके 1 साल तक का ड्यूरेशन रहता है उनका इंडस्ट्री में। और एक जनरल ट्रेंड जो हमने देखा है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग 2018 से मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में जो बच्चे पढ़े होते हैं उनके प्लेसमेंट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं जब वो इंडस्ट्रीज में जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नैप्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम। इसका मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 290 शासकीय आईटीआई हैं अक्रॉस एमपी, और अब मतलब इसकी रीच आप सोचिए ना कि अगर 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास, 55 जिले हैं हमारे पास, तो 290 आईटीआई मतलब आप किसी भी कोने में है मध्य प्रदेश के, कोई ना कोई आईटीआई है जो बहुत इजीली रीचेबल है आपके लिए। और ये मैं सिर्फ शासकीय आईटीआई की बात कर रही हूँ। जब हम देखते हैं अन्य आईटीआई जो पुलिस आईटीआई है, जेल आईटीआई है, आवासीय आईटीआई है या प्राइवेट आईटीआईज हैं, तो कुल मिला के 982 आईटीआईज मध्य प्रदेश में हैं। तो इन अ वे ब्लॉक लेवल तक उपस्थिति है हर आईटीआई की। तो कई बच्चे हैं जो किसी कारणवश अपने घर से बहुत दूर नहीं रहना चाहते, कई फीमेल्स हैं जो आफ्टर मैरिज भी स्किलिंग वो चाह रही हैं कि करें लेकिन बहुत दूर नहीं जा सकती हैं। तो ऑलमोस्ट हर ब्लॉक लेवल पे आईटीआई मौजूद है, उपस्थित है। कुछ प्राइवेट है, कुछ गवर्नमेंट है, सबके थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस आईटीआई भी है। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त 2 पुलिस आईटीआई हैं, एक इंदौर में है, एक भोपाल में है। तो वहाँ आई थिंक जो पुलिस विभाग के कर्मचारियों के जो बच्चे रहते हैं उनको प्रवेश में वरीयता दी जाती है, या उन्हीं के लिए ये आईटीआईज होते हैं। जेल आईटीआईज भी 3 लोकेशन पे हैं। तो जो जेल के कैदी हैं उनके लिए भी आईटीआईज हैं ये। इसके सिवा कई रेसिडेंशियल आईटीआईज हैं, एकलव्य आईटीआईज हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। तो इस तरह से कुल मिला के हम देखें तो लगभग 1000 आईटीआईज। तो मतलब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि बहुत दूर है या हमारी रीच में नहीं है या लोकेशन इश्यूज हैं। हाँ,
हर ITI में ट्रेड्स अलग अलग हैं। जैसे आप सब्जेक्ट लेते हैं ना, आप बोलते हैं मैं साइंस सब्जेक्ट से किया है या इंग्लिश, तो ITI में हम ट्रेड्स या व्यवसाय बोलते हैं। हम व्यवसाय में ITI करते हैं 1 साल का या 2 साल का। तो 79 ट्रेड्स हैं हमारे पास एज ऑफ नाउ जो हम मध्य प्रदेश में ऑफर करते हैं। तो 79 कोर्सेज में आप ITI कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज कुछ ITI में उपलब्ध हैं, कुछ कोर्सेज कुछ ITI में उपलब्ध हैं। अधिकतर जो जिला स्तरीय ITI है वो एक हब की तरह काम करता है। वहाँ काफी अधिक कोर्सेज हैं, मैकेनिकल कोर्सेज हैं, नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं। जो हमारे ब्लॉक लेवल ITI है वहाँ पे 1 या 2 या 3 व्यवसायों के साथ वो संचालित किए जाते हैं। और वर्तमान में ADB प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो हमारे 10 संभागीय ITI हैं, जो संभाग स्तर के ITI हैं, उनको काफी अपग्रेड किया है। वहाँ कई नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जैसे AI है, IoT है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। इवन जो हमारे एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं उससे भी DGT है जो हमारा दिल्ली में जो हेड ऑफिस है, वहां से बहुत ही रेगुलरली उसे अपडेट किया जाता रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ITIs हैं वो पूरी इंडस्ट्री के लिए स्किलिंग करते हैं। भाई आप स्किल्ड हैं तो बेसिकली जो ब्रॉड अगर हम बात करें तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करें, और दूसरा रास्ता है कि आप इंडस्ट्री में जाएं। तो इंडस्ट्री जो है वो हमारा सबसे बड़ा एब्जॉर्बर है, कि हमारे यहाँ के जो बच्चे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में जाते हैं। तो इंडस्ट्री डिमांड्स के अनुरूप कैसे हम अपने ट्रेड्स को अपग्रेड करते रहें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इंडस्ट्री के साथ MOUs करके भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमारी रेगुलरली चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से 79 ट्रेड्स, जिसमें 38 इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं और 41 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं। इसमें हमारे मैकेनिकल ट्रेड्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड ट्रेड्स हैं, अपैरल रिलेटेड ट्रेड्स हैं जिसमें हम स्टिचिंग वगैरह की बात करते हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह की बात करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड ट्रेड्स हैं, IT है, हार्डवेयर के रिलेटेड ट्रेड्स हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्रेड्स हैं। एक कोपा हमारा काफी प्रचलित है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट हम जिसको कहते हैं। साथ ही हमारे यहाँ महिलाओं के लिए 30% सीट्स रिजर्व्ड हैं। और मतलब अनलकीली एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो जितने टोटल बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उसमें से सिर्फ 21% फीमेल्स अभी रजिस्टर्ड हैं। तो वो एक चीज है जिसपे हमें डेफिनेटली और काम करना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि फीमेल्स के लिए कैसे ITIs को और रीचेबल बनाएं, कैसे उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। एंड स्टिल 30% सीट्स अभी भी फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। हमारे कई ITIs हैं जो महिला ITIs हैं जहाँ पे सिर्फ छात्राएं प्रवेश लेती हैं। कई ITIs हैं जो हमारे इसमें ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है, जहाँ पे कई जगह CTS है। इसके सिवा हमारे यहाँ रेगुलर इंडस्ट्री विजिट्स वगैरह भी हम कराते रहते हैं बच्चों को। तो इस प्रकार से इन व्यवसाय का संचालन होता है। जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सर्टिफिकेशन है, ITI करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। कोर्स का सिलेबस एक ही होता है, लेकिन उनका एफिलिएशन, जैसे आप लोग जानते होंगे ना, MP बोर्ड होता है और CBSE होता है। तो MP बोर्ड मध्य प्रदेश का बोर्ड है, CBSE अक्रॉस इंडिया है। ऐसे ही उससे अगर हम कंपेयर करें तो ITI में SCVT होता है, जो है स्टेट काउंसिल, मतलब वो जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट द्वारा दिया जाता है। और दूसरा होता है NCVT, जो है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो वो जो सर्टिफिकेट है आपका अक्रॉस इंडिया मान्य होता है। SCVT कुछ जगह आउट ऑफ मध्य प्रदेश भी वो मान्य करते हैं, लेकिन जब हम रेलवे में जाते हैं या MPB में, या मतलब MPB में तो अलाउ करते हैं, रेलवे वगैरह में कई बार कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स में SCVT सर्टिफिकेशन में उन्हें इशू आता है। तो वो बेसिकली अगर हम देखें तो SCVT MP तक वैलिड है, और NCVT अगर आप देखें तो अक्रॉस इंडिया वो वैलिड है। कोर्स एक ही रहता है, बस सर्टिफिकेशन। और अभी हम निरंतर प्रयासरत हैं, जैसे जब भी हम कोई अपना एक नया व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो हम यूजुअली उसे स्टेट एफिलिएशन से चलाते हैं, एंड देन हम नेशनल एफिलिएशन पे शिफ्ट करते हैं। तो बेसिकली अधिकतर व्यवसाय हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द बच्चों को राष्ट्रीय स्तर का वो दिया जा सके, और अधिकतर व्यवसाय अभी हमारे NCVT हो ही चुके हैं। एज की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 14 वर्ष का होना चाहिए। कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जैसे जब इंडस्ट्री में हमारे बच्चे जाते हैं तो वहां पे हम मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 वर्ष भी रखते हैं। इसके साथ ही हॉस्टल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं 76 ITI में एज ऑफ नाउ, जिसमें अगर आप देखें तो 8000 हमारी प्रवेश मतलब क्षमता है हमारे हॉस्टल्स की, जिसमें बॉयज हॉस्टल की 5000 अराउंड है और गर्ल्स हॉस्टल की 3000 अराउंड प्रवेश क्षमता है।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडमिशन प्रक्रिया पर अगर हम आए तो यूजुअली हमारी जो प्रक्रिया है वो माह मई जून में स्टार्ट होती है और सितंबर तक चलती है। हमारा जो सत्र है, यूजुअली जैसे स्कूल्स में आप देखते हैं कि जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट होती है, 1 जुलाई से स्कूल स्टार्ट होते हैं। जब हम ITIs की बात करते हैं तो हमारा जो प्रवेश सत्र है वो अगस्त सितंबर में प्रारंभ होता है। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहूंगी कि अभी अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है ITI में या कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमने शेयर करी है। साथ ही जो हमारा अभी प्रवेश चल रहा है तो 5th राउंड ऑफ एडमिशन अभी स्टार्ट है और 7 से 14 अगस्त, मतलब आई थिंक आज 11 है, तो 3 दिन और अभी हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन ओपन है 5th राउंड में। तो 5th राउंड के एडमिशन के बाद मे बी 6th राउंड भी होता ही है, हमारा कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड्स भी होते हैं। बट अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है और प्रवेश लेने की इच्छुक है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका जो है ये dsdmp.gov.in पर होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए लेके रखा है जो पोर्टल है उसका। इस पे जब भी आप जाएंगे तो ये लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे ट्यूटोरियल है एडमिशन के लिए, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। इसके बाद आपका दिया हुआ है इंस्टीट्यूट की ट्रेड वाइज लिस्ट, किस जिले के किस ITI में कौन सा व्यवसाय उपलब्ध है, वो 1 साल का है कि 2 साल का है, वहां पे कितनी सीट्स हैं। यूजुअली हमारा जो एक बैच है उसमें 20 बच्चे होते हैं और एक ITI में मल्टीपल बैचेस चलते हैं। जो ITI है वो 2-3 शिफ्ट में चलता है। एक हमारी मॉर्निंग शिफ्ट होती है जहां बच्चे 7 बजे आते हैं और दिन में उनका 2 या 3 बजे तक टाइम रहता है, वो अलग अलग ITI में रहता है। दूसरी हमारी डे शिफ्ट होती है जहां 9 बजे बच्चे आते हैं, शाम के 4-4:30 बजे तक रहते हैं। 8 घंटे का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो रहता है, क्योंकि हम जैसा कि बोलते हैं कि हम उद्योगों के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो जब आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वहाँ की जो वर्क शिफ्ट है आपकी वो 8 घंटे की होती है। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ही हैं हमारे, तो यहाँ भी जो हमारा जो डेली ड्यूरेशन है वो 8 आवर्स की होती है, जिसमें कि मेजर आपका जो पार्ट है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। जब आप एग्जाम देने भी जाएंगे तो एग्जाम में भी मेजर जो आपका पोर्शन है वो प्रैक्टिकल होता है। आपके असाइनमेंट्स होते हैं जो आपको साल भर मिलते हैं, सेशनल मार्क्स होते हैं उस बेसिस पे, और बहुत कम जो पोर्शन है वो थ्योरी का होता है, बिकॉज डेफिनेटली थ्योरी भी जरूरी है, लेकिन ITIs में मेन फोकस हमारा प्रैक्टिकल्स पे ही होता है। इसके साथ ही एक एड ऑन सब्जेक्ट आपको ITIs में पढ़ाया जाता है, वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। क्योंकि आपने सीख तो सब लिया है, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करना, कैसे अपने आप को जॉब के लायक बनाना है, वो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम पढ़ाते हैं। इसमें कंप्यूटर्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, जैसे कि मैम ने काफी अच्छा बताया कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कि कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, तो इसको लेकर भी हमारे यहाँ सेशंस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक जो प्रवेश शुल्क की अगर हम बात करें तो 5,340 रुपए हमारा प्रवेश शुल्क है। इसमें कॉशन मनी होती है जो सक्सेसफुल कंप्लीशन पे आपको रिटर्न हो जाती है। इसके सिवा जो एग्जामिनेशन फीस है वो 5,000 है, तो 6,090 इस साल का जो हमारा फाइनल जो फी स्ट्रक्चर है वो है। ये 1 ईयर ट्रेड्स के लिए है। 2 ईयर ट्रेड्स में आपका जो शुल्क है वो एग्जाम का दोबारा आपसे लिया जाता है 1 साल बाद। तो 1 साल के कोर्स के लिए 6,090 रुपीज ही आपकी फीस है। इसके सिवा कोई एड ऑन फीस आपको नहीं होती है। और हमारे यहाँ काफी अच्छी लाइब्रेरीज हैं जहाँ से आप बुक्स आपको इशू भी हो जाती हैं पढ़ने के लिए। और इसके साथ ही ऑनलाइन लर्निंग सोर्स भी है। मैंने लिंक इसमें नहीं डाली, अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं अलग से शेयर कर दूंगी। भारत स्किल्स पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, DGT जो हमारा हेड ऑफिस है उसका। तो भारत स्किल पोर्टल पे आपको जितने भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ऑलमोस्ट सभी के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बेसिकली इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन काफी वीडियो लेक्चर्स अब हिंदी में भी कन्वर्ट हो चुके हैं। और वो एक ओपन सोर्स लर्निंग है। आप में से कोई भी अगर जाना चाहे तो भारत स्किल्स पे जाकर आप कोई भी जो टॉपिक है, जो ट्रेड है, वो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका एक सेशन भी आप वहां देख सकते हैं। तो आपको एक प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं इसमें क्या सीखने वाला हूँ। इसके सिवा 5 ट्रेड्स हैं जिसमें जो हमारी एडमिशन की क्वालिफिकेशन है वो 8th पास है, और बाकी सारे ट्रेड्स में हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। तो जो 5 ट्रेड्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, कारपेंटर है जिसमें हम वुड वर्क का काम करते हैं, ड्रेस मेकिंग है जिसमें स्टिचिंग रहता है,
मैसन है जिसमें जो घर बनाना, ब्रिक्स वगैरह वो सारा काम रहता है। स्विंग टेक्नोलॉजी है। स्विंग टेक्नोलॉजी नाम से कई बार बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्विंग टेक्नोलॉजी स्टिचिंग है। स्टिचिंग टेक्नोलॉजी जो है, जो इंडस्ट्रियल स्टिचिंग हम वो होता है वो स्विंग टेक्नोलॉजी। तो हम बात कर रहे थे ट्रेड्स की। तो जो हमारे 5 ट्रेड्स हैं, कारपेंटर, ड्रेस मेकिंग, मैसन, स्विंग टेक्नोलॉजी, जिसमें अगेन इंडस्ट्रियल स्टिचिंग हम सिखाते हैं बच्चों को। इंडस्ट्रियल मशीन्स पे स्टिचिंग कैसे होगी वो हम बताते हैं बच्चों को। और इसके सिवा है पेंटर जनरल। पेंटर जनरल में हम इंडस्ट्रियल पेंटिंग सिखाते हैं बच्चों को, और साथ ही जो आपकी ऑटो बॉडी पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग है, इन सब की का प्रशिक्षण भी हम इसमें देते हैं। मैम कैमरा ऑफ है मैम। कैमरा जस्ट आई थिंक वो कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूं, कनेक्ट हो जाएगा जब तो ऑन हो जाएगा। ठीक है। इसमें तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो 5 ट्रेड्स हैं, इन 5 ट्रेड्स में हमारे यहाँ 8th पास जो क्वालिफिकेशन है वो है बच्चों की। बाकी जितने भी ट्रेड्स हैं उसमें 10th पास क्वालिफिकेशन है। एक और चीज जो मतलब स्लाइड्स में मेंशन नहीं है, पर जो हमारे शॉर्ट टर्म स्किलिंग है, जैसे कुछ युवा हैं जो 5th के बाद ड्रॉप आउट हो गए स्कूल से, है ना, 8th के बाद ड्रॉप आउट हो गए, 6th के बाद ड्रॉप आउट्स हो गए। तो जो हमारी शॉर्ट टर्म स्किलिंग है, जो मैंने आपको बताया PMKVY इस टाइप की जो स्कीम्स हैं, उसमें 5th पास बच्चे भी एडमिशन लेके स्किलिंग कर सकते हैं अपनी। और लेकिन वो 3 months की होती है, वो ITI से अपार्ट शॉर्ट टर्म स्किलिंग है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे ही चुकी हूँ ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का, कि इसमें हम बच्चे जो हैं वो ITI के साथ ही इंडस्ट्री में भी जाके ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। हमारे जो 1 साल के कोर्सेज हैं उसमें बच्चा 3 से 6 महीने तक इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेता है, और जो हमारे 2 साल के कोर्सेज हैं उसमें बच्चा 6 महीने से लेके 1 साल तक इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेता है। इनकी जो फाइनल प्रैक्टिकल और एग्जाम्स है वो फिर वापस वो ITI में आके करता है। जैसे अभी रिसेंटली ही हमारा एक स्टूडेंट है, उसने जो परमाली वैलिस है भोपाल में, उसने टर्नर ट्रेड में अपना ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग से ट्रेनिंग ली, परमाली वैलिस में काम किया। एग्जाम के लिए उसे आने की परमिशन लेनी पड़ी थी, बिकॉज उन लोगों ने उसको परमानेंट एम्प्लॉय के लिए ऑफर लेटर दे दिया था। तो उन्होंने वहीं से उसने वो किया। उसके बाद सिर्फ एग्जाम के लिए वो ITI आया है, परमाली वैलिस में लग गया। अभी 3 महीने पहले ही मुझे पता चला था कि वो HEG में लग गया, HEG मंडीदीप, और काफी अच्छे पे स्केल पे लगा है वहां पे। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग एक काफी अच्छा माध्यम है, बट थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है बच्चों में। मतलब बच्चे घबरा जाते हैं, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग मतलब कुछ और है ये, ITI के सिवा कुछ और है ये। तो कुछ और नहीं है, ITI है। जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं सेम वही सिलेबस आप पढ़ोगे, वही एग्जाम दोगे, आपका क्वेश्चन पेपर भी एक होगा, प्रैक्टिकल थ्योरी सब सिमिलर है। सिर्फ जो एड ऑन आपको मिल रहा है ना, 3 से लेके 1 साल तक की ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आपको मिल रही है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल इंटरफेस जब आपका होता है ना, जब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलता है, तो वो आपको लर्निंग के दौरान जब वो एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, तो वो काफी वैल्यूएबल होता है आपके लिए। अदरवाइज सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद जाके इंडस्ट्री में देखा कि अच्छा मुझे इस चीज पे शायद ज्यादा फोकस करना था पढ़ाई के दौरान। तो जब पढ़ाई के दौरान ही आप इंडस्ट्री में काम कर लेते हो, तो यहाँ आपको बहुत हेल्प करती है कि आपको क्या गेन करना है अपने कोर्स से, वो आपको और बेहतर समझ में आ जाता है। तो ये हमारा एक NAPS है, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम। हमारे ITI में जो 1 ईयर कोर्सेज होते हैं, उसके बाद 2 साल का अप्रेंटिसशिप होता है इंडस्ट्रीज में, जो कि ट्रेनिंग होती है कोर्स कंप्लीट करने के बाद। 2 इयर्स के जो कोर्सेज हैं उसके बाद हमारी 1 साल की अप्रेंटिस होती है। तो कुल मिला के हम ये मानते हैं कि 3 साल में एक बच्चा स्किल्ड कहलाता है। ITI करने के बाद भी वो सेमी स्किल्ड ही कहलाता है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ सीखा है, अभी आपने करके नहीं देखा है। तो जब आप करके देख लेते हैं तो तब हम मानते हैं कि आप कंप्लीटली स्किल्ड हैं। तो हमारे जो बच्चे 1 साल या 2 साल के कोर्सेज करते हैं, हमारे ITI में ही हम अप्रेंटिसशिप की ड्राइव्स करते हैं। तो अधिकतर बच्चे जो इंटरेस्टेड रहते हैं इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने में, वो उसमें ना नेशनल पोर्टल होता है, एक नेशनल पोर्टल, उसमें आपको रजिस्टर करना होता है। वहां आपको वैकेंसीज दिखती हैं, MP ही नहीं, MP के बाहर की इंडस्ट्री की भी वैकेंसीज दिखती हैं। आप उसको चूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा आपका, और आप अप्रेंटिसशिप में लग जाएंगे। तो अप्रेंटिसशिप भी एक फुल डे है ट्रेनिंग के साथ, मतलब ट्रेनिंग कहा जाता है पर बेसिकली 1-2 महीने बच्चे करने के बाद काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अगेन अप्रेंटिसशिप से भी जॉब में कन्वर्जन बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ। जैसे अगर आपको पता हो रेलवे में या MPEB में
और इसके सिवा बहुत अच्छे जैसे इसरो जैसा इंस्टीट्यूट है वहाँ होता है, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो रहती है ना नवरत्न कंपनियां, जैसे BHEL है, इन सब में भी अप्रेंटिस वो लोग रखते हैं, और उसमें हमारे यहाँ के बहुत बच्चे जाते हैं। और ऐसी जगह से अगर एक बार आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो वहाँ, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्पिटिटिव होती है, तो वहां भी कई बच्चे जाते हैं। लेकिन ऐसी जगह से आपने अगर 2 साल की ट्रेनिंग ले ली अप्रेंटिस में, तो कहीं ट्रेनिंग जाती है, लेकिन 2 साल आपने इंडस्ट्री में काम कर लिया तो प्राइवेट कंपनीज आपको बहुत आसानी से ले लेती हैं। और प्राइवेट कंपनी से बच्चों को जोड़ने के लिए भी हम रेगुलरली ड्राइव्स वगैरह करते रहते हैं। तो ये नेशनल अप्रेंटिस स्कीम है। इसमें आप जब काम पढ़ाई करते हैं, इसके साथ आपको कुछ स्टाइफंड भी दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर आप 5वीं और 9वीं उत्तीर्ण करने के बाद अप्रेंटिस कर रहे हैं, कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं 5वीं करने के बाद, आपने वो कर लिया, उसके बाद आप अप्रेंटिस में लगे, तो ऑन जॉब मतलब आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, साथ साथ आपको 5,000, 10th पास कर लिया तो 6,000, 12th पास करने के बाद जो बच्चे लगते हैं उनको 7,000, ITI 1 ईयर ITI करने के बाद आप लगेंगे तो 7,700, 2 ईयर ITI करने के बाद आप लगेंगे तो 8,000, डिप्लोमा जो होता है जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आप लोगों को पता होता है, उसके बाद लगेंगे तो भी 8,000, स्नातक मतलब जो ग्रेजुएशन अगर आप कर लेते हैं या उससे हायर है तो 9,000। इसमें जो प्रशिक्षण की अवधि है वो 6 माह से लेके 36 मंथ्स तक की होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, ITI में अगर आपने 1 साल का कोर्स किया है तो 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, ITI में 2 साल का आपने कोर्स किया है तो 1 साल की ट्रेनिंग होगी। तो ये नेशनल अप्रेंटिस स्कीम है जो कि बहुत हेल्पफुल है हमारे बच्चों के करियर के लिए, क्योंकि बहुत इजीली आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। इवन जब रेलवे में आप अप्रेंटिस लग जाते हैं तो उनके रिक्रूटमेंट में भी आपको 2% का वो लोग एक सीट्स रहती है कि अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस करी है तो 2% का आपको रिजर्वेशन रहता है जब उनके रेगुलर रिक्रूटमेंट्स होते हैं। और 2% बहुत होता है, जब आप फाइट करते हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंट्रेंस के लिए 2% बहुत होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करेंगे MM-SKY की। तो MM है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। NAPS की तर्ज पे ही ये राज्य स्तर पे एक स्कीम बनाई गई है। इसमें जो स्टाइफंड वगैरह जो हम बच्चों को देते हैं वो थोड़ा ज्यादा है। ऑन जॉब ट्रेनिंग है ये भी। तो जैसे बच्चा ITI खत्म करता है, उसके बाद बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है, लगभग 23,000 इंडस्ट्रीज हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, MM-SKY के पोर्टल पे। आप MM-SKY सर्च करेंगे, इजीली आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। 12th के बाद अगर बच्चा लगता है उसमें तो 8,000 उसको प्रतिमाह मिलता है। डिप्लोमा के बाद लगता है तो 9,000 मिलता है। ITI के बाद 8,500 मिलता है। ये जो स्टाइफंड्स बच्चों को मिलते हैं, इसमें गवर्नमेंट कुछ पार्ट बियर करती है, इंडस्ट्री कुछ पार्ट बियर करती है। तो इंडस्ट्री इसके लिए भी बहुत इजी हो जाता है कि उनको एक ट्रेनी मिल रहा है, एक वर्कर मिल रहा है, उनको पे भी उसको पूरा नहीं करना है। तो इंडस्ट्रीज भी NAPS को बहुत सपोर्ट करती हैं। और एक मिनिमम वो है कि अगर आपकी इतनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है इंडस्ट्री की, तो आपको अप्रेंटिस रखना मैंडेटरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक एक्ट है, अप्रेंटिस एक्ट। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एक स्टेट लेवल स्कीम है अप्रेंटिसशिप को ही प्रमोट करने के लिए। तो ITI करने के बाद आप इसमें भी लग सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। PM विश्वकर्मा योजना, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। रिसेंटली ही लॉन्च्ड है। ये MSME स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है। मध्य प्रदेश में भी ये लागू की जा रही है। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग मतलब जो पहली बेसिक ट्रेनिंग है वो 5 से 7 दिन की होती है, 40 घंटे की। और जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो एडवांस ट्रेनिंग के फिर एडवांस ट्रेनिंग उनकी जो होती है वो 15 दिन की होती है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, है ना, काफी अच्छा काम करे, जो मैंने एक RPL आपको बताया था, तो ये एक RPL को ही प्रमोट करती हुई एक स्कीम है PM विश्वकर्मा योजना। इसमें जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो ऐसी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के थ्रू उनको स्किलिंग को भी रिफाइन कर देते हैं उनकी, और साथ ही इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें अपना कुछ स्टार्टअप करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो ये है PM विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हर ITI में प्लेसमेंट सेल स्थापित है। इनिशियली 2017 में हमने ये स्टार्ट किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल ITI में एक प्लेसमेंट सेल हो। मतलब किसी भी ITI में कोई बच्चा अपने करियर को लेके आप ये सर लोग वो एक लेटर ला के देंगे तो ले लेना होगा और मुझे दे देना। अगर अपने करियर को लेके कोई आप में डाउट्स हैं, इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कैसे करूं, और मुझे अगर
कहीं जाना है इंडस्ट्री में तो किस पर्सन से मैं कांटेक्ट करूं, मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, मुझे गाइड कर दीजिए। इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं बच्चों के मन में, उसके लिए हर आईटीआई में अब हमारे, जैसे हम बताते हैं हमारे 290 आईटीआईज हैं, तो हर आईटीआई में एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है जिसमें हमारा एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है जो आपके लिए उपलब्ध है। वो ट्रेंड है, इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानता है, उनका इंडस्ट्री कनेक्ट बहुत अच्छा है। तो ये एक प्लेसमेंट सेल हर आईटीआई में उपलब्ध है। यहाँ पे रेगुलर एक्टिविटीज हम करते हैं। इंडस्ट्री से स्पेशलिस्ट को बुला के हम आईटीआई में भी लेक्चर कराते हैं। आईटीआई के बच्चों को हम इंडस्ट्री विजिट्स पे भी ले जाते हैं। साथ ही इसमें सीएसआर में भी हम काफी काम करते हैं। जैसे भोपाल में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक होंडा लैब स्टैब्लिश्ड है, तो हीरो होंडा ने आईटीआई के अंदर ही अपनी एक लैब स्टैब्लिश करी हुई है। इवन 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, एक सैंपल जिसपे बच्चे पूरा प्रैक्टिकल करते हैं, पूरा खोल के उसका आप रख दो एंड देन दोबारा पूरा असेंबल करो। इंदौर में हम बात करें तो सैमसंग के साथ हमारी एक लैब स्टैब्लिश्ड है। अपैरल जो एक है, आई एम जस्ट मिसिंग द नेम, उनके साथ भी हम एक अपकमिंग लैब स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो प्लेसमेंट सेल का जो रोल है एक आईटीआई में, वो उद्योगों से आईटीआई को जोड़ता है। मतलब बच्चा जब पढ़ रहा है वो इतना कुछ जान ले उद्योगों के बारे में कि जब वो पढ़ के बाहर निकले देन ही इज रेडी फॉर द इंडस्ट्रीज। तो ये एक प्लेसमेंट सेल है जो ऑपरेट करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट हमारा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए एक ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफिसर हर आईटीआई में है और वो काफी वेल ट्रेन्ड है। जितनी भी स्कीम्स अलग अलग विभागों की चल रही है जिसमें बच्चों को फंडिंग सपोर्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप की हम रेगुलर एक्टिविटीज करते हैं। एक दिन की कार्यशाला है बच्चों को बताने के लिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। सी एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम बात करें, ठीक है, वो अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, लेकिन आप कितनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं ये आपको जॉब में भी बहुत हेल्प करता है। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे काम कर रहे हैं तो हाँ कर रहे हैं, बस एक रूटीन ढर्रे पे कर रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं बहुत क्रिएटिवली कर रहे हैं, उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी करके कर रहे हैं, उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहे हैं। तो ये कहलाती है आपकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो आपकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल हर आईटीआई में, हर शासकीय आईटीआई में उपलब्ध है। तो यहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो समय समय पे आपकी 1 दिन की ट्रेनिंग, फिर जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए 3 दिन का ओरिएंटेशन वर्कशॉप होता है, फिर जो बच्चे और इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें हम अपनी ईडीपी होती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उनसे जोड़ते हैं, दूसरे विभागों से भी जोड़ते हैं। बैंक जो होती है लीड बैंक हर जिले की, वहाँ के अधिकारियों को भी हम अपनी एक्टिविटीज में बुलाते हैं, तो आप उनसे भी जुड़ के उनसे बेहतर नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो आईटीआई में संचालित होती है प्रशिक्षण के साथ। देखिए प्रशिक्षण जो है वो तो मेन है ही आईटीआई का, लेकिन जब आप 12th पास कर लेते, जब आप 10th पास कर लेते ना, तो आपको सिर्फ सीखना नहीं है, उस सीखी हुई चीज को अप्लाई कैसे करना है ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसी चीजों में हमारी ये जो सेल्स हैं या जो स्पेशल स्कीम्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि वो आपको व्यवसाय से या स्वरोजगार से जोड़ देती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारी जो इंडस्ट्री लिंकेज एक्टिविटीज हैं, इंडस्ट्री के साथ जो हमारी मीटिंग्स है उसकी कुछ पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक वॉल पेंटिंग बनाने का एक, मतलब आईटीआई के कैंपस को कैसे और अट्रैक्टिव बनाए, तो एक वॉल पेंटिंग कंपटीशन अक्रॉस आईटीआईज हमने ऑर्गेनाइज किया, जहां बच्चों ने आईटीआई को अपने ट्रेड स्पेसिफिक, जैसे जो फिटर के बच्चे हैं वो फिटर के बारे में एक वॉल उन्होंने बनाई है, कोपा के बच्चों ने कोपा के बारे में एक वॉल बनाई है, पेंटर के बच्चों ने अपने हिसाब से एक वॉल बनाई है। तो पूरे अपने जितने भी ट्रेड्स आपके आईटीआई में संचालित हो रहे हैं वो आईटीआई की ही दीवारों पे उकेर उनको और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि पिछले 1 माह में जो एक पेड़ माँ के नाम आपने सुना होगा, उसमें अक्रॉस आईटीआईज 14,000 से भी अधिक प्लांटेशन किया गया है प्रदेश की आईटीआईज में। तो ऑल टुगेदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे कैंपस को और अट्रैक्टिव बना सकें, कैसे और बेहतर सुविधाएं दे सके बच्चों को। साथ ही हमारी 3 आईटीआईज को हम ग्रीन आईटीआई बना रहे हैं, छिंदवाड़ा, धार और देवास आईटीआई। तो इन आईटीआईज में सोलर टेक्नीशियन है, विंड टेक्नीशियन है, हाइड्रो पावर टेक्नीशियन है, इनके 1-1 साल के कोर्सेज, जैसे हम बात करते हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली, इसकी तरफ
दुनिया जा रही है, तो उसी उसमें कई ITIs हैं, लगभग 20 नए ITI इस सत्र में संचालित हो रहे हैं, और उन 20 में से 18 में हमने न्यू एज कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, और 3 ITI जो हम कंप्लीटली ग्रीन ITIs हैं, वहां पे भी ये कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये भी अगेन जो वॉल पेंटिंग्स, कुछ मैसेजेस को, कुछ ये ODOP को लेकर भी, जैसे वो सीताफल है, वो एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो ODOP अगर आपको पता होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है। बच्चों को पता है कि नहीं पता है? ODOP जानते हैं ODOP के बारे में? तो ODOP है कि हर जिले का एक उत्पाद, उसको प्रमोट करने के लिए ODOP है। तो जिस जिले का जो उत्पाद है, वहां पे हमने उस जिले में उसी का शॉर्ट टर्म स्किलिंग कोर्स इस साल से स्टार्ट किया है, ITI के कोर्स के साथ साथ। तो जब आप उन जिलों में ITI में एडमिशन लेंगे, तो वो एक शॉर्ट टर्म स्किलिंग कोर्स है जो आपको ITI के साथ साथ करने को मिलेगा। 8 ITI में अभी हम ODOP कोर्सेज संचालित कर रहे हैं आगामी सत्र से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अदर एक्टिविटीज हैं, कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती है ITIs में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इंडस्ट्री विजिट्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि रेगुलर इंडस्ट्री विजिट्स होती हैं ITI से बच्चों के उद्योगों में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक झलक है कि ITI की वर्कशॉप्स कैसी होती हैं, क्या मशीनरी कैसा रहता है, बच्चे काम करते हुए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये भी अगेन वर्कशॉप के पिक्स है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, बेसिकली ये जो ऑफिसर्स हैं आपके डिपार्टमेंट के, वो अगर हमसे कभी भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये एक जोन वाइज जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके सभी के मेल IDs हैं। तो ये थैंक यू सो मच। ये ऑल डियर पार्टिसिपेंट्स, प्यारे बच्चों, आपको कोमला मैडम ने ITI के बारे में जानकारी आपके साथ साझा करी है। चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम आपकी डिमांड के हिसाब से पुलिस ITI के ऊपर एक हम अलग से भी सेशन प्लान करेंगे। अभी विद इन 5-10 मिनट्स मैं आपको बेसिक ब्रीफ जानकारी पुलिस ITI के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली जो पुलिस ITI है, वो अन्य शासकीय ITI के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कोमला मैडम ने 3 कैटेगरीज ITI की बताई, और इसका अफिलिएशन हमारा SCBT, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और NCBT, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से होता है। पुलिस ITI में अभी 7 कोर्सेज संचालित हैं, जिसके नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, हिंदी स्टेनोग्राफी, इंग्लिश स्टेनोग्राफी, डीजल मैकेनिक, वेल्डर एंड सुइंग टेक्नोलॉजी। सुइंग टेक्नोलॉजी मतलब स्टिचिंग टेक्नोलॉजी। ये जो शुरू के 2 कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मोटर मैकेनिक, ये 2 साल के होते हैं, और बाकी सारे कोर्सेज हमारे 1 साल के होते हैं। इसमें कुल 184 सीट्स हैं। इसके जो एडमिशंस होते हैं, वो जून माह से चालू होते हैं, जो कि स्टार्ट हो गए हैं, और अभी भी एडमिशंस ऑन गोइंग है। वो वाली स्क्रीन अभी भी एडमिशंस ऑन गोइंग है, और ये प्रक्रिया हमारी अगस्त तक चलेगी। 1 सितंबर से आपके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। तो ये सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जितने नोडल ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, आप अभी सभी बच्चों को ये जानकारी बताएं कि पुलिस के हमारे 2 ITI संचालित हैं, एक इंदौर में और एक भोपाल में, जिसमें कुल 184 सीट्स हैं। और इसकी जो फीस है वो 2750 रुपीज है, जिसमें 250 रुपीज हम कॉशन मनी ले रहे हैं, बाकी 2500 पर ईयरली कोर्स की फीस है। इसके साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि 600 ईयरली चार्ज पे हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी। मतलब 50 रुपीज पर मंथ के चार्ज में बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें हमारी लिमिटेड सीट्स हैं। अराउंड 40 सीट्स मेल बॉयज हॉस्टल के लिए है, और अराउंड 24 सीट्स हैं जो गर्ल्स हॉस्टल के लिए है। तो आप उसके लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ITI के लिए आपको एप्लीकेशन करने के लिए जो MP ऑनलाइन का कियोस्क है, उसमें आप जाकर के कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट है iti.mppolice.gov.in। इसके माध्यम से आप एप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी, तो आप स्टेट मॉडल सेंटर में आप संपर्क करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपको पत्राचार है, वो अभी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और अगर किसी के पुलिस ITI से रिलेटेड डाउट्स हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं। इसमें सभी बच्चों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि अभी एडमिशंस आपके ओपन है, 4th राउंड ऑफ एडमिशन चल रहा है, तो सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ब्रीफ में हम आपकी डिमांड के अनुसार हम नेक्स्ट वीक इसको पुलिस ITI कोर्सेज को हम और ब्रीफ में जानेंगे।